अब वक्त हो चला है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है फिल्मी कीड़ा। और फिल्मी कीड़ा में आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने हम सबके दिलों में जगह तो बनाई है, लेकिन साथ ही हम सबको बहुत इंस्पायर भी किया है। एक ऐसी फिल्म जो है उड़िया फिल्म, जिसने हाल ही में जीता नेशनल अवार्ड। जी, दमन। इस कहानी को, इस फिल्म और इसके मेकिंग्स के कई और किस्सों को जानेंगे इस फिल्म के निर्देशक देवी प्रसाद लेंका और निर्माता विशाल मौर्य जी से। एक ऐसी कहानी जो दिखने में तो शायद साधारण लगती है, जो बात करती है एक ऐसी सामाजिक समस्या की जिसे समाज का हर व्यक्ति मिलकर जिसके लिए एक रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। एक ऐसी कहानी को अगर सच्ची लगन, मेहनत, ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ एक फिल्म के रूप में ढाला जाए तो वह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म हो सकती है जो कि लोगों के दिलों तक पहुंच सके। एक ऐसी ही कहानी है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म दमन की, जिनके डायरेक्टर डुओ देवी प्रसाद लेंका जी और साथ ही हमारे साथ विशाल मौर्य जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिल्मी कीड़ा में। फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है। Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के। सबसे पहले तो आपको मुबारक दे दें कि आपने नेशनल अवार्ड जीता है इस फिल्म के लिए। जवान पिला तमे नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करो। अरे नुआ लोक संगे मिस को ओडिशा बाहर को पठौछन व्यस्त हो जाओ, जाओ मजा नहीं नुआ जगह। सर ये भाई रे देखिए, चलो देखिए। सारे ओडिशा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि दमन को नेशनल अवार्ड मिला है। हालांकि हमने शूटिंग 2021 में इसको किया था, फिर उसके बाद 2022 को रिलीज हुआ था नवंबर 4 को, और आज 2024 में ये चीज़ मिल रहा है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। कभी मतलब सोचा नहीं था कि जब मूवी हम लोग लिख रहे थे, मूवी को शूट कर रहे थे, कि फिल्म इतने दूर तक पहुंच सकती है कि जो ना केवल उड़ीसा बल्कि उड़ीसा के बाहर भी एक तरह का नाम अपना सेट करेगी। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड इमोशनल। पर्सनली आप लोगों के लिए ये कितना बड़ा मौका है नेशनल अवार्ड रिसीव करना? बहुत बड़ा मौका कभी है। सोचा था? नो आई मीन नेशनल अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मतलब किस्मत वाली चीज़ होती है। हम जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, अपने काम को और रिफाइन करते रहते हैं। कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भी सोच नहीं सकता है। लकीली दमन करने के बाद हमें ये अवार्ड मिला है। सो नो वी फील लाइक कि बहुत मतलब किस्मत वाली बात है कि हमको ये अवार्ड मिला। आप दोनों से एक बात जानना चाहूंगी। दमन दुर्गम अंचलरे मलेरिया निराकरण, यानी कि जो दुर्गम जगह हैं जहां पहुंचना भी मुश्किल है, वैसी जगह पे मलेरिया का निराकरण, अगर मैं सही समझ रही हूं तो ऐसे में सुनने में तो सब्जेक्ट ऐसा बड़ा नीरस सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ शायद कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है 1 घंटे की। इसमें एक इतनी अच्छी एक एंटरटेनिंग फिल्म जिसमें कमाल का म्यूजिक भी है, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट के सभी फैक्टर्स हैं, कमाल की एक्टिंग है, कॉमेडी है। हाउ डिड यू कंसीव एंड कंसेप्चुअलाइज दिस? इट जस्ट हैपेंड? वाज इट ऑर्गेनिक? क्या सोचा था कि ऐसा कुछ बनाना है? एक्चुअली हम दोनों 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मालकानगिरी गए थे। जो ओडिशा, उस टाइम के ओडिशा सरकार का एक प्रोजेक्ट था दमन, जैसे आपने बोला दुर्गम अंचल में मलेरिया निराकरण। तो वहाँ पे जब हमने शूट किया 1 महीने तक, वहाँ पे देखा कि कम से कम 16 या 14 डिपार्टमेंट को उन्होंने काम पे लगा दिया था। क्योंकि मालकानगिरी 40% मलेरिया दे रहा था, लेकिन दमन कार्यक्रम के बाद वो 4% को आ गया। तो एक टीम वर्क वहाँ पे चल रहा था। अच्छा। जिसके वजह से एक्चुअली इसका मलेरिया का दमन हुआ। जब हम दोनों शूट कर रहे थे तो सोचा कि कभी अगर फिल्म करना है इसी के ऊपर हम बनाएंगे। लेकिन फिर हाउ डिड यू एक्चुअली पुट इट इनटू अ फिल्म? तो मुश्किल तो बहुत रही होगी ना विशाल जी? बहुत मुश्किल थी। और जैसा आपने बोला कि एक डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट ये इतना मतलब नीरस बिल्कुल सुनाई देता है। तो बिल्कुल वैसा ही था। और हम लोग जो गए थे वो डॉक्यूमेंट्री के लिए ही थे।
अगर मैं आपके ऑडियंस को भी बोलूँगा, अगर वो देखना भी चाहते हैं, हाँ। फेसबुक पे अवेलेबल है, मलकानगिरी जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि एक डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट को पहले तो मूवी में इसकी हमको राइटिंग करनी है। तो ऑब्वियसली आपको कोई भी मूवी लिखनी है तो उसमें एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक उसके सेटअप्स होते हैं, गाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री स्ट्रक्चर से इसको मूवी फॉर्मेट के स्ट्रक्चर में लाना बहुत चैलेंजिंग था। सोच रहे थे कैसे करें, क्या करें, अलग अलग इवेंट्स हमको दिखाने हैं एंड हम इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह तो नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज तो फ़ायदा नहीं है, लोग यहाँ पे मूवी देने आ रहे हैं। तो हमने वही एक डॉक्टर के माध्यम से सोचा कि इसको एक डॉक्टर के थ्रू दिखाते हैं। एक डॉक्टर है जिसका एक बॉन्ड है गवर्नमेंट के साथ, उसने MBBS पास आउट किया है, अभी उसको एक रिमोट एरिया में जाके अपनी सर्विस देना है, जो जनरली हर स्टेट में होता ही है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे गए, उस डॉक्टर के थ्रू जो भी इवेंट होता है दमन के थ्रू वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो बहुत चैलेंजिंग रहा, और इवन जब हम इसको राइटिंग कर रहे थे, री राइटिंग कर रहे थे, लोग कहते थे अरे इसमें तो हीरोइन नहीं है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी, आपने कहा आमतौर पर हीरोइन होती है लेकिन इसमें नहीं कोई होता है, हीरोइन नहीं है। स्पेशली जब आप एक उड़िया मूवी कर रहे हैं। मुझे याद है कि 2021 में हमने इसको शूट किया। हाँ। और उस टाइम पे उड़िया इंडस्ट्री एक ऐसे फेस में थी जहाँ पे बहुत ही रेगुलर तरह का कंटेंट बन रहा था, जो एक क्लीशे काइंड ऑफ पैटर्न एंड मूवी मेकिंग का था वो था। तो उस टाइम पे एक ऐसा मूवी लिखना जिसमें हीरोइन नहीं है, उस तरह के मतलब एक बोलते हैं कि ना कोई भी मतलब उसमें रोमांच उसका उसमें एंगल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट था। अगर मेरी पिक्चर डिमांड नहीं कर रही है हीरोइन की तो हमें रखने का जरूरत नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन हमें अगर वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अगर वो हमको एक हुक दे रही है तो मेरे ऑडियंस को भी वो जरूर एक तरह का हुक देगी। झरका फरका बेसी खोलाखोली करबेनी, पहाड़ जंगल रे ना साप भारी आइबे। या भितर साप पसंद शुणे तब किसी डुमा फुमा है नहीं, मेलेरिया है मशा कामुड़ी बोली। महात्मा गांधी एकला चाल नीति धरते, सी आगे आगे जाऊले आ समस्ते फॉलो करते। कास्ट चूज कर रहे थे आपने, किंग बाबूशान कहते हैं बाबूशान को, तो बाबूशान को आपने रोप इन किया इस प्रोजेक्ट के लिए। वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम कि वो कन्विंस थे कि हाँ इस पर एक अच्छी मूवी बन सकती है? ही वाज योर फर्स्ट चॉइस? तो ही फर्स्ट चॉइस थे और वो 5 मिनट में राजी हो गए। अच्छा। क्योंकि वो कंटेंट सुनते ही खाली कॉन्सेप्ट सुना उन्होंने, बोला कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। वो जब सुने कि एक डॉक्टर की कहानी है, इंटीरियर एरिया में जा रहा है और हेल्प कर रहा है, ये कितना बड़ा मैसेज सोसाइटी को देगा। पहले तो हम विशाल और मैं दोनों सोचे कि कुछ भी हो जाए ये कहानी ऑडियंस तक लाएंगे, कुछ भी हो जाए, प्रोड्यूसर को कुछ बोलना पड़े, जो भी हो जाए, हीरोइन नहीं है क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था। अगर हम वो पार्ट को रखें तो रेगुलर फिल्म हो जाएगा वो, इसलिए वो सब माइनस कर दिए कि नहीं, हमें डायरेक्ट कंटेंट बताना है लोगों की, भाई ये चल रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो बाबू तो कन्विंस हो गए। हाँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बाबू के साथ इस मूवी में हुई। अच्छा। पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने इसमें किया है मतलब सिंक साउंड ये होता है कि जो लोकेशन पे आप रिकॉर्ड करते हैं वही साउंड को हम मूवी में यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली डबिंग नहीं होती है उसकी। नॉर्मली क्या होता है उड़िया फिल्म में या बाकी फिल्म में आप देखते हैं कि पहले हम शूट करते हैं, डबिंग होती है। तो बाबू के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि सिंक साउंड में कर रहा हूँ। उसके पहले बाबू 40 से 50 मूवी कर चुके थे, सिंक साउंड उनको इतना ज्यादा पता नहीं था। तो उनके जो फादर है उत्तम महांती जी, इज ए बिग सुपरस्टार, ही इज लाइक ए लेजेंड इन द उड़ीसा। उन्होंने उनसे भी पूछा कि पापा ऐसा ऐसा है, सिंक साउंड कर रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, कैसा है। हाँ। तो उन्होंने काफी फीडबैक लिए और उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है, ये डायरेक्टर्स लोग आए हैं कुछ लेके, कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और लकीली आप मानेंगे नहीं कि इतना मतलब नेचुरल उन्होंने एक्ट किया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हम बाबू को बोलते थे बाबू ये डायलॉग है, ये सिचुएशन है, ऐसा बोलता कुछ ये करना है, ऐसा करना है। नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, तुम जैसे हो हमें वैसे ही चाहिए, तुम बस ये डायलॉग नॉर्मली बोल दो बस। हाँ। बोला अरे भाई मैं तो एक्टिंग ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इतना इजी उन्होंने एक्चुअली खुद को भी रखा और जो बाकी जो उनके को आर्टिस्ट थे उनको भी पूरा इजी रखा। तो बहुत ही एक अच्छे माहौल में वो हुआ शूट। तो जैसे शहर से आए हुए लड़के हैं जो कि मलकानगिरी जैसे रिमोट एरिया में जा रहे हैं एज अ डॉक्टर और वो अपने सर्विसेज वहां देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो चलिए एक्सेंट पकड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ। लेकिन जो बाकी के किरदार हैं जिनको कि आप मलकानगिरी का ही दिखा रहे हैं, उनके लिए आपने फिर मतलब क्या उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी? क्योंकि डायलेक्ट तो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू व्हाट यू फाइंड
फाइंड इन भुवनेश्वर, कटक और फिर इधर मालकानगिरी में आप आए तो उसको कैसे, वो भी तो एक चैलेंज रहा होगा, कैसे? नहीं, हमें एक्चुअली वो रॉ चाहिए था पूरा, कि लोग पूरा वैसे ही दिखें और वैसे ही बोलें। हाँ। तो हम लोग कोरापुट के एरिया में ढूंढ रहे थे आर्टिस्ट, यहाँ पे थिएटर का कोई मिल जाए। जब ढूंढ रहे थे तब पता चला कि हाल है वहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वहाँ पे कुछ लोग थिएटर कर रहे हैं। अच्छा। तो उधर हम चले गए, उधर जाके जब बात किया तो देखा कि बहुत लोगों के अंदर है कि मैं एक्टिंग करूँगा, ये इंटरेस्ट था। फिर हमने वहाँ पे कुछ ऑडिशन लिए। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जिसका वो शायद बड़ा पिया जी जो ब्रेकफास्ट के लिए रास्ते में लगा लेते हैं दुकान, बहुत टेस्टी होता है। हाँ, यस। तो वो भी एक्टिंग किए हैं इसमें, और ट्राइबल लोग भी बहुत एक्टिंग किए हैं। वो सबका हमने ऑडिशन लिया। अच्छा। और वर्कशॉप किया 1 महीना तक, उनको स्क्रिप्ट दे दिया। आप भरोसा नहीं करोगे, 4-5 लाइन का डायलॉग था, 1 महीने तक वो पॉकेट में रखते थे और वो याद करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, फिर शाम को आते थे, फिर वर्कशॉप होता था। 1 महीने तक ऐसा चला। क्या बात है। और जब शूट में आए कोई रीटेक नहीं। गोटे मशा एंटायर डिपार्टमेंट को बदनाम कर सालानी। हम लोग को क्या लगता है कि एक मूवी का कास्टिंग जितना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा वो कैरेक्टर के क्लोज हो सकता है, उतना ही ऑडियंस उससे कन्विंस होता है। तो इस फिल्म में बाबू को छोड़ के जितने भी कास्ट है वो हमने लोकली वहाँ पे जाके हायर किए और उनका ऑडिशन किया, जैसा कि देवी ने बताया। हम नहीं चाहते थे कि अगर मैं किसी बंदे को मैं दिखा रहा हूँ कि ये बंदा ट्राइब है, तो मैं भुवनेश्वर से किसी को कास्ट करूँ, फिर उसको मेकअप दूँ, वो पूरा फेक लगेगा और उसका एक्सेंट और जो होता है एक बोलने का एक डायलेक्ट होता है वो भी नहीं निकल के आएगा। तो हमें चाहिए था कि पूरा रॉ दिखे, उसका जो स्किन टेक्सचर है, जो एक ट्राइब का फील होता है, जो बोल रहे हैं वो पूरा रियल दिखना चाहिए। तो बजाय कि मैं किसी आर्टिस्ट पे मेहनत करूं, हमने मेहनत किया कि हम लोकली जाएंगे, घूमेंगे इंटीरियर में और वहां से लोगों का कास्टिंग करेंगे। तो उस पे हमने ज्यादा टाइम। और शूट कहाँ किया, लोकेशन कहाँ थी, मालकानगिरी में किया या कहीं और किया, पूरा सेटअप करके किस तरह से किया था? हमने कोरापुट और सोनाबेड़ा के एरिया में किया। अच्छा। क्योंकि मालकानगिरी जिस लोकेशन में ये हुआ था एक्चुअल इंसिडेंट, गुरुप्रिया ब्रिज के पास, वहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम था, तो इतने सारे टीम मेंबर को 50-60 लोगों को रखना मुश्किल था, इसलिए हमने कोरापुट में ही सेटअप किया। और वहाँ पे लकीली हमें वो लोकेशन मिल गया ऐसा जो 2015 में जैसा दिखता था वो एरिया, मालकानगिरी का एरिया, सेम लोकेशन मिल गया, तो वहीं पे हम शूट किए। अच्छा। तो शूटिंग के दौरान कोई चैलेंजेस, क्योंकि आप कह रहे हैं 50-60 लोगों का क्रू था, तो रहना वगैरह सभी चीजें थी, तो लोकल लोगों से उसमें भी आपको खूब मदद मिली? बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस पिक्चर में सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को मैनेज करने का नहीं था, वो तो इंसान है, हमारी बात समझते हैं। इस फिल्म में हम एक खच्चर यूज कर रहे हैं इसमें आपने पोस्टर में देखा होगा बाबू खच्चर से जा रहे हैं, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वो खच्चर हमने मंगाया था मलकानगिरी से। अच्छा। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से उसका ओनर का हमें पता लगा, कोई 1-2 पहाड़ क्रॉस करके कहीं उसके घर में उसको ढूंढ के लेके आया, उसको अलग से पूरा हम बुलाए हैं मलकानगिरी से कोरापुट। अभी सीन क्या था कि मेरा अगर 4 से 5 दिन का काम है, लेकिन वो सीन एक्सटेंड करते करते जितने दिन शूटिंग चला हमें पूरे दिन रखना पड़ा। जितने मेरे क्रू थे, जितने वहाँ के लोग थे, हर कोई ऑनेस्टी के साथ इसमें काम किया, पूरा दिल से काम किया, जिसके वजह से एक्चुअली आज दमन को नेशनल अवार्ड मिला है। मैं तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भी मेरे क्रूज थे, जो भी लोकल आर्टिस्ट जितने लोग थे, उनके वजह से एक्चुअली आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तांत्रिक सीन था हमारी फिल्म में है, जहाँ पे हम वो शूट कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, तो कैसे करेंगे। खाली गाँव में एक बार घूम के लोगों ने बोल दिया वहाँ पर शूट चल रहा है, कम से कम 500 से 800 लोग आ गए और पूरा सपोर्ट किए। वो सारे लोग लाइन में खड़े हैं वहाँ पे, वो तांत्रिक का मेला देख रहे हैं, हम जो भी एंगल लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब बातें मान रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो जहाँ पे खड़ा है वो चला जाएगा, वो वहीं पे खड़ा है, और सब फ्री में वो लोग कर रहे हैं। इतना पैशन है उनके अंदर कि हम भी आएंगे, शूटिंग करेंगे। जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं और खासकर दमन में जब आपने इतना सोशल सपोर्ट देखा, तो व्हाट आर योर पर्सनल लर्निंग्स? अगर एक पर्सनल टेक अवे की बात करें तो देवी प्रसाद आपके लिए क्या होगा? मुझे तो लगा कि कोई भी चीज़ अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो तो पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, पूरा दुनिया लग जाएगा। जैसे आपने शाहरुख खान की वो डायलॉग सुने हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये सीखने को मिला। हाँ,
और विशाल जी आपके लिए? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑनेस्टी तो है, साथ में कंसिस्टेंसी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं कि जब मैं एक्चुअली मैं SATI विदिशा से MP से मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद पुणे में जॉब किया, उसके बाद मैंने काफ़ी चैनल में काम किया, फिर वो भी छोड़ा बिकॉज मुझे मूवी करनी थी। बहुत चैलेंजेस, बहुत फेस ऐसे आए जब मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक एज हो जाती है ना, तो घर वाले बोलते हैं कि चलो तुमको शादी करना है, तो शादी करनी है तो वो एक प्रेशर रहता है। मैंने बोला नहीं, जब तक थोड़े कुछ सेटल नहीं हो जाते तब तक नहीं करनी है। वो चैलेंजेस था। अर्निंग कैसी हो, मैं एक हाई पेड जॉब छोड़ के एक फिर से एक ऐसी फील्ड में आया हूँ जहाँ मैंने कंधे पे अपने ट्राइपॉड भी उठाया है, उसके बाद मैं वो कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू लर्न। तो चैलेंजेस इतने आए, लेकिन वही मुझे लगा कि कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे, बीच में छोड़ दोगे। तो बड़ा सोचना है और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो आपको जरूर मिलेगा। तो उड़ीसा के एक छोटा सा शहर है कटक, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेरे घर के पास ही था, वो भी लकीली बीजू पटनायक फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी, तो छोड़ दिया ये और बोला कि फिल्म लाइन में जाता हूँ, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग ऐसा कुछ मिल जाएगा, ग्लैमर लाइन है। लेकिन वहाँ पे इस तरह से पढ़ाया गया हमें 3 से 4 साल तक। मैं एडिटिंग का कोर्स कर रहा था, लेकिन इंटरेस्ट था डायरेक्शन में। तो इंस्टीट्यूट का जर्नी अगर देख रहा हूँ कि वहाँ से लेके अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, फैल गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे कभी नहीं पता था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा। मतलब तो इंस्टीट्यूट पास में था, इसलिए ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वहाँ पे जो शिक्षा मुझे मिली उस टाइम के सुरेंद्र साहू सर हो गए, हिमांशु खट्टुआ जो नेशनल अवार्डी हैं, तो उनका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, फिर मुझे कहीं ना कहीं वो सोचने को मजबूर किया कि सोसाइटी में जो तुम देख रहे हो वो ऑडियंस को दिखाओ, लोगों तक पहुँचाओ ये चीज़ें, जिसके वजह से मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। तो पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने हिमांशु जी के साथ ही की थी? जी, मैं वो कथांतर कर रहे थे, उस 99 साइक्लोन के ऊपर मैंने उनको असिस्ट किया था। अच्छा, अगर हम दमन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हम एक हमारी विचारधारा होती है कि भाई ये कमर्शियल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है, और उनके बीच में हम एक बड़ा मतलब एक दिखने वाला, बहुत ही साफ दिखने वाली एक लकीर खींच के रखते हैं, लेकिन उन बाउंड्रीज को भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है आपकी मूवी दमन। जी बिल्कुल। एंड एक्चुअली जब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। हमें कभी नहीं मतलब लगा ये ऐसा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे हर फिल्म एक आर्ट होती है, और अगर आप उसको हॉल में चला के पैसा कमा रहे हो तो वो कमर्शियल हो गई। इसमें उसको इतना डिफरेंशिएट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छा, लोगों का परसेप्शन क्या है कि एक स्लो फिल्म है, मेरा कैरेक्टर धीरे से जा रहा है, सूरज पूरा डूब रहा है तो डूब ही रहा है, कोई सोच रहा है। अगर आप उसको आर्ट बोलोगे तो जो नॉर्मल जो सीन हो रहा है, एक्शन है, क्या वो आर्ट नहीं है क्या? तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब आप अनजस्टिस कर रहे हो। तो मुझे लगता है पूरा जो एक फिल्म होता है, वो चाहे कोई भी मीडियम हो, आपने उसे कैसे भी शूट किया, अगर वो कुछ कह रहा है, कुछ अपनी बात बोल रही है, वो आर्ट ही है। और जब आप उसको थिएटर में डाल के कर रहे हो तो कमर्शियल है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे तो समझ में नहीं आता। दमन के साथ क्या हुआ, बिफोर रिलीज जब ट्रेलर गया तो लोग बोले कि आर्ट, जब रिलीज हो गया फिर वो हो गया कमर्शियल। तो कमर्शियल ने भी बहुत अच्छा किया बिजनेस। हाँ, अगर कमर्शियल किया है। आप अगर लास्ट 20 इयर्स का ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था। सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग है, सबसे हाईएस्ट जो हम बोलते हैं कि फुटफॉल जो हुआ है वो दमन का है। सो लाइक हिस्टोरिक मूवी है एक्चुअली उड़िया सिनेमा के लिए, बिकॉज 2021 के बाद जब ये 2022 में फिल्म आई, इतना मतलब उड़ीसा इंडस्ट्री में माहौल ऐसा हो गया था कि लोग थिएटर में जाके मूवी नहीं देख रहे थे। तो इस पिक्चर को देखने के लिए लोग 20-20 साल बाद थिएटर में कमबैक किया है इस मूवी के लिए। ऐसे बहुत से यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम पर्सनली इंटरेक्ट किए, बोले कि हम लोग उड़िया पिक्चर देखते ही नहीं है बिकॉज इतना हिंदी और बॉलीवुड वगैरह सब चलता है। बोले लेकिन हमने फर्स्ट टाइम कोई उड़िया पिक्चर देखा है जो इतना अच्छा हमें लगा, अब आगे से हम लोग उड़िया मूवी देखेंगे। तो दमन इज लाइक ए गेम चेंजर। और लोग ऐसा बोलते हैं कि दमन के पहले और दमन के बाद में क्या बात है? अभी जो उड़िया इंडस्ट्री है वो इस तरीके से वो जानी जाती है। क्या होगा? जगह पढ़ी सर, गोटे भल डॉक्टर रोग को ठीक करे, किंतु गोटे महान डॉक्टर रोगी को ठीक करे। किए तुम सिद्धार्थ माटी एडी किस करछ मु जान भाई PhD डॉक्टर अछि। डॉक्टर दिस नो तू डॉक्टर करे। ये प्रोसेस में एक चीज़ जो कभी नहीं भूलूंगा मैं,
जिस दिन फिल्म रिलीज हुआ और पहला शो चल रहा था महाराजा थिएटर में, हाउसफुल था। मतलब प्रीमियर हमारा इवनिंग को होने वाला था, ये हाउसफुल था, लोगों ने टिकट काट के आए थे भुवनेश्वर में। तो हम बोले कि प्रीमियर तक वेट तो नहीं कर सकते हम लोग, तो चले गए थिएटर में। और विशाल भी गया, मैं और बाबूसान सब चले गए अंदर। वहाँ पे देखे कि सीट नहीं है, हाउसफुल, 3-4 सीटें खाली थिएटर के ओनर को बोल के रखे थे, तो सब फिलअप हो गए हैं और हम दोनों के लिए चेयर नहीं है। वहाँ पे फिल्म चालू हो गई, लोगों का चिल्लाना चालू हो गया। हम साइड में खड़े हैं, लेकिन कहाँ बैठेंगे अभी, तो ठीक है खड़े होके देखते हैं। फिर वो टॉर्चमैन जो भी अंदर टिकट लेके आते हैं ना चेक करने के लिए, वो आए, बोले कि भाई चलो चलो। फिर मैं थोड़ा सा शर्म लगा, फिर मैं उसके कान में बोला कि भाई मैं डायरेक्टर हूँ, अरे डायरेक्टर हो जो भी हो, चलो चलो बाहर। सीट नहीं है। मतलब कुछ टाइम के लिए लगा कि यार मेरा तो इज्जत चला गया, लेकिन 5 से 10 सेकंड के अंदर फिर लगा यार यही तो चाहते थे, यही तो चाहिए था कि एक मेकर्स के लिए सीट नहीं होता, मतलब वो पूरा इमोशनल मोमेंट था। हमारे लिए सीट नहीं है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन क्या फिल्म के रिलीज होने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी मतलब दिक्कत आई लोगों को कन्विंस करने में कि भाई ये फिल्म जैसा आप सोच रहे हैं? क्योंकि जैसे नाम से लगता है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है एक नीरस सी कहानी हो, तो थोड़ा सा क्या मुश्किलात आई जैसे थी मैंने या बोला, लोग कन्विंस थे? एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला कि बिफोर रिलीज ये आर्ट फिल्म था, तो सब लोग वही सोच रहे थे कि शायद ये फिल्म चलेगा नहीं, इसमें हीरोइन भी नहीं है, ये शायद ओनली बना है फेस्टिवल के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था। और दूसरा प्रॉब्लम वहाँ पे है कि थिएटर जो 99 में था, वहाँ पे 99 में साइक्लोन आया, उससे पहले 180 तक थिएटर था। आज जो 50 से 60 के अंदर सीमित हो गया कम है। हो गए हैं। हाँ, कम हो गए हैं। बहुत ये कम। तो मतलब विपरीत है जो हम बाकी ट्रेंड्स देखते हैं बाकी शहरों में, बिल्कुल उसके विपरीत है कि थिएटर्स कम हो गए हैं। एग्जैक्टली तो बहुत 15 डिस्ट्रिक्ट में थिएटर ही नहीं है। अच्छा। दमन को टेंट लगा के दिखाया गया हर ब्लॉक में, ऐसा हुआ है। इसके टेंट लगाया गया, एलईडी स्क्रीन लाके वहाँ पे 400-500 लोग फिल्म देख रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट तो है फिल्म देखने का, लेकिन थिएटर की कमी है, इसलिए हमें रिलीज का प्रॉब्लम हुआ। हम सोच रहे थे जून में, वहाँ पे 2 फेस्टिवल होता है हमारे ओडिया के, रोजो और दुर्गा पूजा, बड़े पैमाने में होता है और उस टाइम पे फिल्म चलता है। हम रोजो में लाने का कोशिश किया, हम भी कहीं ना कहीं डर गए थे। जब डिस्ट्रीब्यूटर लेने से मना कर दिया, हमें लगा कि हम गए, शायद लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, ये भी लगा। फिर हम बोले कि फेस्टिवल में चला देंगे, कुछ तो इनकम हो जाएगा। रोजो में लगाने का कोशिश किया, स्क्रीन्स नहीं मिले। दुर्गा पूजा में लगाने की कोशिश की, स्क्रीन्स नहीं मिले। फिर बोले कि भाई ये तो गया, अभी जो भी महीना है लगाते हैं। फिर नवंबर 4 का हम लगाए और फिर वो हिस्ट्री बन गया। नॉर्मली जो ऊपर वाले का प्लान कुछ अलग था। दमन अपना सफर कर रहा था, हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि उसको ऐसे लें वैसे लें, कुछ अपने हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है। वो जो आपने अभी डिस्कस किया ना कमर्शियल एंड आर्ट वाला चीज़, तो मुझे क्या लगता है जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर और जो एग्जीबिटर है, उनका भी एक परसेप्शन सेट है। और एज ए बिजनेसमैन वो चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म आए, पूरी प्रॉपर मसाला फिल्म, हीरो हीरोइन, लव सॉन्ग, सब कुछ हो। तो एक मतलब होता ना कि मतलब एक होता है कि रिस्क फैक्टर कम हो जाता है उसमें। चलो एक नॉर्मल पिक्चर है, कुछ आके तो कमा ही लेंगे। दमन के साथ में उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं, कुछ मतलब ग्लॉसी टाइप का कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। तो पहले तो ना ही थी, और जो अगर मिलते भी हैं तो हमें 5 से 10 थिएटर के ऊपर हमारा गिनती जा नहीं रहा था। तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहा। और कैसे कन्विंस करेंगे, बिकॉज वो तो एक तरह का रिस्क है उनके लिए, उनका बिजनेस लॉस है। फिर वहाँ पे क्या है, हिंदी फिल्म भी लगती है, तेलुगु फिल्म भी लगती है। उस टाइम पे उड़िया पिक्चर वैसे भी नहीं चल रहा था। तो उड़िया पिक्चर के लिए तो हमें याद है कई लोग हमें बोलते थे, अरे ये पिक्चर बनाना छोड़ दो, अभी तो OTT आ गया, लोग इस पे देखेंगे। तो बहुत चैलेंजिंग रहा, और ना तो थी लोगों को, फिर काफ़ी कन्विंस किया। लेकिन जब ये थिएटर्स में आई, उसके बाद नंबर ऑफ शोज बढ़ते गए, और एक टाइम पे भुवनेश्वर में 35 के ऊपर भी शो चल रहे थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और 100 डेज चली ये फिल्म। आप दोनों की जो ये डायरेक्टर डुओ की जोड़ी है वो बनी कैसे, कहाँ मिले थे आप लोग? क्योंकि आप तो ग्वालियर से हैं, आप भुवनेश्वर से हैं, तो वो कौन सा मीटिंग पॉइंट था दोनों के लिए बीच का? शायद ऊपर वाला ही चाह रहा था। मैं मुंबई गया था डायरेक्शन के लिए। अच्छा। लेकिन वहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ बिगिनिंग में। उसके बाद मैं एडिटिंग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एडिटिंग तो मैं सीखा ही था। तो 2010 तक मैं एडिटिंग करता गया, अलग अलग चैनल में करता गया ऐसा। तो जूम में एक शो चल रहा था उस टाइम पे, मिस इंडिया करके। तो वहाँ पे मैं एडिट कर रहा था और ये साहब थे असिस्टेंट में, शूट कर रहे थे। अच्छा। तो दोनों का मुलाकात हुआ और एक केबिन में बैठ के मैं एडिट कर रहा था, ये मुझे फुटेज वगैरह दे रहे थे। वहाँ पे बातचीत करते करते हम लोग दोस्त बन गए कि आगे मेरा भी दिमाग में था कि फिल्म बनाऊंगा आगे जाकर, इसका भी था। फिर वहाँ से अपना जर्नी चालू हुआ। हम वहाँ पे एक
कैमरा हुआ करता था विशाल का, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चालू कर दिए मुंबई में। फिर ये भी उस लाइन से काम छोड़ दिया, फिर मैं चैनल छोड़ दिया, फिर आगे उड़ीसा, बोले कि उड़ीसा में फिल्म का माहौल है, चलो करते हैं। फिर वहाँ आके फिल्म मतलब एक फिल्म उस टाइम पे किए हम, मतलब एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस टाइप का, मतलब डायरेक्शन में नहीं। वो करते करते फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर चालू हुआ। फिर हम लोगों के पास गए कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर लोग बोले आपने पहले क्या बनाया? बोले कि भाई मैं असिस्ट कर चुका हूँ अभी मैं तब तक 3 फिल्म असिस्ट कर चुका था और इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड था। उसके बाद भी लोगों ने फिल्म नहीं दिया। फिर बोले कि क्या करें? हमने खुद का यूट्यूब चैनल खोल दिया, घोस्ट वर्ल्ड टीवी करके एक चैनल है। घोस्ट वर्ल्ड टीवी। हाँ, हम घूम घूम के रोज शूट करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा भूत डालूंगा वहाँ पे। फिर लेकिन वो चैनल हमें इतना पैसा दिया कि हम अब बोले कि अभी टाइम आ गया। अभी चलता है क्या? अभी भी चलता है। अभी है, लेकिन इतना एग्जिस्ट करता है, बट टाइम नहीं दे पाते हैं इतना। उसके बाद हमने B4 बुंदेलखंड बनाई, जो ग्वालियर में, अभी इनके घर वालों को काम पे लगा दिया। 15 जन का क्रू था, वहाँ पे रह के हमने वो फिल्म बनाई। उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। वो फिल्म जब हम उड़ीसा में जाके दिखाए फिर कि अभी उनको लगा कि ऐसा फिल्म यहाँ पे क्यों नहीं बनता, बाकी बनाएंगे। फिर वो बीजू बाबू का सफर चालू हुआ। पर विशाल, आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि 15 लोगों के क्रू को आपके घर में ठहरा दिया, तो आपकी जो पूरी फैमिली है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की फैमिली है, ये नहीं कहा कभी घर वालों ने कि अरे मतलब अब 15 लोगों का खाना बनाकर भी आप यहाँ पर खिलवा रहे हो? कैसा पैशन है ये तुम्हारा? मैं आपको बताऊं, अब जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, एंड जो मेरे फादर हैं वो भी डॉक्टर हैं, मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की है। अभी नॉर्मली क्या होता है ना, ग्वालियर में जैसे जगह पे, वहाँ पे 12वीं के बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पीईटी करो, इंजीनियर बनो, या पीएमटी करो। पीईटी पीएमटी का बोलबाला है वहाँ पे, मतलब जैसे कोटा में जाके लोग तैयारी करते हैं, वहाँ इंजीनियर डॉक्टर। तो वो कर लिया मैंने। उसके बाद फिर जब ये पैशन धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ा, बिकॉज लकीली मेरे फादर को भी मूवी से प्यार है, मम्मी को भी है, मैं बचपन से देखता आया हूँ। तो जब मैंने एक टाइम पे जाके बोला, जब मैं जॉब कर रहा था पुणे में, मुझे लगा 1.5 साल बाद के अब ना हो पाएगा, अब इसको छोड़ो। मैं लिटरली जब शाम का 6 बजता था ना कांटा, मैं देखता था 6 बज गया, मेरा पीएम है अभी भी बैठ के काम कर रहा है, ये कब जाएगा? जैसे ही वो जाता था मैं 5 मिनट में पूरा गायब। तो मेरा कंडीशन वैसा था कि मुझसे वो नहीं झेला जा रहा था कि मैं कोडिंग करूं। फिर कोडिंग मुझसे ज्यादा हुई नहीं तो मुझको फिर टेस्टिंग में डाल दिया। फिर वो मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा बस इनको नमस्ते करने का टाइम आ गया है, अभी जो चाहिए वो करता हूँ। तब उस टाइम पे देवी से कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। 2007 या 8 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैंने जॉब छोड़ा, घर वालों ने बोला अरे क्या इतना अच्छा जॉब है, सब कुछ है, एमएनसी है, तुम छोड़ रहे। मैंने कहा अब नहीं कर पाऊंगा। और मैंने पता नहीं, मैंने अपने आप को उस टाइम पे देखा कि मैं एक यात्री हूँ। वो मेरे दिमाग में आया, मेरा काम है चलना, बीच में कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, वो चीज़ मैंने सोची नहीं उस टाइम पे। मैंने कहा कुछ भी होगा इसी इंडस्ट्री से कमा के मूवी बना के ही करूंगा जो करूंगा। फिर मैंने मतलब देखा नहीं। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट होता था पुणे में, वो ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मुझे स्टार प्लस का शो मिला, जी का मिला, सोनी का मिला, फिर जूम में मैं देवी से मिला। उसके बाद जब ये मूवी के बाद जो आपने पूछा कि कैसे क्या फैमिली ने बोला, तो पैसे थे नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। मैंने कहा इस पिक्चर को तो क्रैक करना है क्या है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसा ऐसा है, 15 लोग आ रहे हैं, ऊपर का फ्लोर दे देते हैं, सब लोग यहाँ पे आएंगे, खाना पीना होगा। मम्मी को मैंने बोला कि चलो 1-2 चाहिए तो बाई लगा लो। पूरे नहीं बाई फिर इतना नखरा करती हैं, मैं रोटी बना दूंगी। मम्मी के अंदर का शौक निकल आया। मेरी वाइफ उस टाइम पे वो है ना, मतलब कंसीव कर रही थी बेबी को। उन्होंने बोला कि मैं भी हेल्प करती हूँ। उन्होंने भी हेल्प की, खाना बनाने में, करने में पूरा सपोर्ट किया। मेरी एक i10 कार हुआ करती थी वहाँ पे, वो 16 किलोमीटर हमारे एक गांव में लोकेशन होता था। हम लोग पूरे क्रू को 2-3 चक्कर में पूरा उनको छोड़ते थे, चलाते थे। पूरा प्रोडक्शन भी खुद करना, फिर वहाँ जाके लोकेशन भी करना, फिर वहाँ जाके हर गांव वाले को नमस्ते करके सर शूटिंग कर लें क्या, वो करना। उसके बाद फिर सबको वापस छोड़ना और उसको रिपीट। ये इतना मेहनत किया है वहाँ से। तो घर वालों ने लेकिन एक चीज़ देखा कि चलो लड़का कुछ तो कर रहा है जॉब छोड़ के, पैशन है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो इतना फिर कभी दिक्कत आई नहीं इस तरीके से। आज कैसा लग रहा है दोनों के घर वालों को? स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के जब? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही इज फीलिंग वेरी प्राउड। मेरा तो एमलेस लाइफ था, देखा जाए तो मुझे पता नहीं था कि करूँगा क्या, लेकिन लकीली मैं वहाँ पढ़ा तो
एक दिशा दिखाया इंस्टीट्यूट, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए जिंदा हूँ और ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा, फिल्म बनाता रहूँगा मरते दम तक। क्या बात है। तो इसी तरह आप दोनों फिल्म्स बनाते रहिए, इसी तरह से अच्छे सब्जेक्ट्स लोगों के सामने लेकर आते रहिए, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है देवी जी, विशाल जी, जब लोग कहते हैं ना कि नहीं इस तरह की सब्जेक्ट्स जो हैं वो चलेंगी नहीं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल खाने के जैसे, जब तक आप एक ही खाना परोसते रहेंगे लोग वही खाएंगे। जब आप एक नया क्विजीन इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया टेस्ट देंगे लोगों को, तब लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये भी इसके अंदर रस है, इनको भी हम देखें, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है वो बाद में डिसाइड करें, पर कुछ परोसे तो इसी तरह से आप नए सब्जेक्ट्स लेकर आते रहिए और लोगों को इसी तरह से एंटरटेन करते रहिए। आप दोनों को आपके अग्रिम जो यात्रा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश के लोगों की तरफ से कि आप एक इतना अच्छा सब्जेक्ट और एक इतनी कमाल की फिल्म हम सबके सामने लेकर आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। जान भाई PhD डॉक्टर डॉक्टर दिस नो तू डॉक्टर करी